अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ कीजिए जनाब। आज जुम्मा है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे को सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है। दुरूद इब्राहिमी कसरत से ज़रूर पढ़िएगा। जुम्मे की नमाज का एहतमाम अच्छे से कीजिएगा और दुआओं में उम्मत मुसलमान को ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के और जहाँ जहाँ भी मुसलमान तकलीफ़ में उनको ज़रूर याद रखिएगा। जनाब ज़रा कुछ आगाज़ में बात अच्छी कर लेते हैं कि मौसम फ़ाइनली तब्दील होना शुरू हो गया है। अब आप कह सकते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है और कुछ खुनकी जो हवा में वो महसूस की जा सकती है, ख़ास तौर पर अर्ली इन द मॉर्निंग और रात को लेट नाइट आप ये महसूस कर सकते हैं कि वेदर जो है वो चेंज हो रहा है। वेदर चेंज होने के साथ साथ तो बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं जी। धुंध है या स्मॉग है, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। दिखने में धुंध लग रही है लेकिन बज़ाहिर फील ये होता है कि वो स्मॉग है, क्योंकि जब AQI देखा जाए, क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए, तो लाहौर का खासा ख़राब आ रहा है। ये 290, 300 इस तक जो है ना घूम फिर रहा है। तो ये जो स्मॉग है ना जनाब, ये बड़ी ख़तरनाक है। इससे आपने बचना है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलिए। बिल्कुल, और है ना, मास्क का इस्तेमाल तो ज़रूर कीजिए, साथ में गर्म मशरूबात भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अमूमन गले में ये ज़रात आपके बैठ जाते हैं। उसको भी आपको पानी और इस तरह की मशरूबात से बहाल रखना है गले को भी। हमने इसमें आज ख़ास तौर पर बात करनी है इसी टॉपिक पे जिसका आपने भी इशारा दे दिया आगाज़ में ही कि क्या क्या जो है हमें इंटेक्स जो है वो रखनी चाहिए, खासतौर पर विंटर्स में और ये जो मौसम की तब्दीली है इसमें। लेकिन अली जहाँ से आप आए हैं ना, वहाँ मौसम अभी सही नहीं है। आप खुश नसीब है, अच्छा मौसम, मज़ीद गर्मी होने वाली है और वहाँ बताया जा रहा है कि 40 के करीब जो है दर्जा हरारत फील किया जाएगा। कराची वाले तो गर्मी एंजॉय करें, बाकी पूरे मुल्क में खून की बढ़ती जा रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है और इस सर्दी के बढ़ने से कुछ मजा भी आ रहा है कि काफी सताए हुए थे। मौसम यहाँ का तब्दील हो रहा है पूरे पाकिस्तान का। हाँ। शहर इक़्तिदार का मौसम जो है ना वो गर्म ही है जी। वहाँ पे जो सियासी गर्मा गर्मी है वो चल रही है। आईनी तरामीम का मामला है। कहा यह जा रहा है कि आज सेनेट में आईनी तरामीम पेश की जाएंगी। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कभी लगता है कि मौलाना जो है वो मान गए हैं एक पार्टी के साथ, फिर लगता है कि मौलाना दूसरी पार्टी के साथ। अभी तक कोई तस्वीर का वाज़े जो शक्ल है ना वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी ये सारी खाका जरूर खींचेंगे हम अपने ऑडियंस के लिए अभी आगे इस सेगमेंट में चल के, जब हम बड़ी खबर की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त हिना ने सियासत का भी एक आपको ओवरलुक दे दिया है, मौसम का भी दे दिया है, लेकिन असल बात यह है कि अब तमाम लोगों की नजरें हमारी क्रिकेट टीम पर मरकूज हो गई हैं। इस वक्त हम एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें दूसरा टेस्ट हम जीत सकते हैं और सीरीज को बराबर कर सकते हैं और इस वक्त 261 रन चाहिए इंग्लैंड को। चौथे रोज के खेल का आगाज होगा कुछ ही देर में और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार हैं। कल शानदार खेल पेश किया साजिद खान, तो कमाल कर दिया। पहली इनिंग में 7 विकेटें हासिल की और फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ 7 विकेटें हासिल की उनके बाद दूसरी इनिंग में भी 1 विकेट हासिल कर ली। ये दूसरा टेस्ट है, चौथा रोज है। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 36 रन बना लिए हैं और टेस्ट जीतने के लिए अब उन्हें 261, जबकि पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार है। मुश्किल विकेट पर कौमी टीम के 297 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश खिलाड़ी मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। जी हाँ, गुज़िश्ता इनिंग्स की सेंचुरी मेकर बेन डक बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। जब जैक क्राउली की बात की जाए तो 3 रन के मेहमान वो ठहरे। गुज़िश्ता इनिंग्स में 7 विकेटें लेने वाले साजिद खान ने बेन डक को आउट किया, जबकि नुमान ने क्राउली को स्टंप आउट कर दिया। और ऑली पॉप 21 और जॉय रूट की बात करें तो वो 12 रन के साथ चौथे रोज के खेल का आगाज करेंगे। उधर PCB की एक अपडेट है जी। सिलेक्शन कमेटी एक बार फिर तब्दील कर दी गई है। सिलेक्शन कमेटी की तादाद 7 से कम करके सिर्फ 5 अरकान तक महदूद कर दी गई है। बोर्ड ने 5 सेलेक्टर्स को ही मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाते हुए प्लेइंग 11 मुंतखब करने का हक भी सौंप दिया है और कप्तान और हेड कोच को 15 रुकनी टीम के साथ प्लेइंग 11 मुंतखब करने के हवाले से वोटिंग राइट से भी महरूम करके उनके हाथ बांधे जा चुके हैं। बिल्कुल है ना, कभी किसी को टीम में शामिल कर लिया जाता है, कभी किसी को टीम से डाल दिया जाता है और सोचा जा रहा है कि शायद इस तरह से कारकर्दगी आएगी। कारकर्दगी इस तरह से नहीं बल्कि टीम में मौजूद लोगों के काम करने से कारकर्दगी आएगी। अब इस वक्त आप कमेटी में देखिए, आकिब जावेद, अलीम डार, अजहर अली, असर शफीक और हसन चीमा को पहली बार तमाम इख्तियार सौंप दिए गए हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी इजलास आज हो रहा है और इतलात ये हैं कि भारत मुतबादिल वेन्यू का सोच रहा है और इस हवाले से इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन और CEO रिचर्ड गोल्ड ने मुल्तान में बरतानवी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का फैसला वहाँ की हुकूमत के हाथ में है। अगर इजाज़त ना दी गई तो हाइब्रिड मॉडल के इम्कानात भी मौजूद हैं। रिचर्ड थॉमसन ने कहा है कि अहम किरदार होगा जे शाह का और ICC की मीटिंग्स में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है।
जी हाँ, पाक भारत मैचेस पर इस खिते में सिक्योरिटी खदशात होते हैं और भारत के ना खेलने से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पर अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। ये कहा गया यह अहम तरीन इवेंट है, उम्मीद है दोनों मुल्क बेहतर रास्ता निकाल लेंगे। ये सारी सूरत है क्रिकेट की और पीसीबी में जो तब्दीलियां हुई हैं उसकी, इन पर हमने डिस्कशन करनी है। जी हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद है, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है, रशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले रशाद महमूद साहब आपकी जानिब आऊंगी। हम तो बड़े खुश हैं, एक्साइटेड आपको नजर भी आ रहे होंगे, लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो रूठी फतह है उसका मूड बदल रहा है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और देखिए, पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी कि वो स्टेटस को जब चेंज हुआ है, जब वो खिलाड़ी जो 1 साल से टीम में शामिल थे, कोई चेंज नहीं हो रहा था, प्लेइंग 11 में मुसलसल हारते चले जा रहे थे, तो उनको एक रेस्ट लेने की जरूरत थी, कुछ चेंजेस लाने की जरूरत थी। तो मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद साहब का बहुत क्रेडिट जाता है इसमें कि उन्होंने एज ए सेलेक्टर न सिर्फ वो आए बल्कि उन्होंने एक गेम प्लान पेश किया कि हमारी स्ट्रेंथ जो है स्पिनर्स हैं और एक स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाए। तो वो बड़ा कामयाब साबित हो रहा है अब तक तजुर्बा, और इंग्लैंड को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। पाकिस्तान का अपर हैंड है और यही दुआ है हमारी कि पाकिस्तान आज फतह हासिल करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अवैस, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या खुश होना चाहिए? क्या ये जल्दी नहीं हो जाएगा खुश होना? देखिए, खुश तो होना बनता है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच के अंदर रही है, जरूर थोड़ी सी शिकायत स्टिल पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर से, शान मसूद की बात करें वो परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन आज थोड़ा सा खुश इसलिए कि पाकिस्तान ने साजिद खान की अगर बात करूं, आपको पता है कि यहाँ तक मैच के बाद जो अपना बैठे हुए थे, जब जैनब के साथ जब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक शिकायत भी आप कह सकते हैं कि दबे अल्फाजों में की कि जब भी परफॉर्मेंस मैंने दी है तो मुझे हमेशा टीम से ड्रॉप ही किया गया, चाहे पेशावर टीम की बात करें चाहे डोमेस्टिक की बात करें, वो होता रहा है। उसके साथ आपको याद हो, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया था, उसके बाद फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया था। आई डोंट नो कि क्या माइंडसेट चलता रहा पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी का, लेकिन जिस तरीके से उस लड़के ने कल परफॉर्म किया, और खास करके जब ब्रूक को उसने आउट किया था पहली इनिंग्स के अंदर, जो बॉल आपको पता है स्पिन हुई है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉल्स मैं कहता हूँ कि अनप्लेबल बॉल थी, आसान नहीं था उसको खेलना। थोड़ा सा एक आपको पता है कि अगर आप बात करें इंग्लैंड के स्पिनर्स की बात करूं, साजिद खान के साथ कंपेयर करो, तो साजिद खान की एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो है कि स्पिन जो उनकी है, जो आपकी अपनी जो आप कर लेंगे जो बॉल की सीम है उसका बड़ा अच्छा यूज करते हैं। उनकी सीम पड़ती है इसलिए ज्यादा उनको स्पिन मिलता है। फिर उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो जिस तरीके से नीचे तेजी से आता है, उनको फ्लो भी अच्छा मिलता है, तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। और आकिब जावेद भाई से बहुत से इख्तलाफात लोगों के रहे हैं, मेरे भी बहुत से इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने जो बात की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट की थी कि जब आपकी होम कंडीशंस है तो आप अपनी होम कंडीशंस के स्ट्रेंथ के मुताबिक आप चलते हो। तो आपकी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट आपको नजर आ रही थी, आपने पैचेस क्रिएट किए हैं विकेट के ऊपर, और आपको जब वो पैचेस मिले हैं तो आपको जब वो क्रैक्स मिले हैं तो उसका फायदा भी अब आपके स्पिनर्स उठा रहे हैं। लेकिन खुशी है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड है क्योंकि बेसबॉल क्रिकेट तो वो पता है स्टाइल से खेलेंगे, बैटिंग उनकी बड़ी लंबी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्गर इस वक्त पोजीशन पे मौजूद है। लंच से पहले मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने उनको कम से कम वापस पूरा बैकग्राउंड में बचाना है। पहले मैच में भी हम बड़े खुश हो गए थे, फिर हम धोखा खा गए, 500 रन से ज्यादा करने के बाद भी हम हार ही गए थे। अच्छा रशाद महमूद साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, पहली इनिंग्स में इंग्लैंड को 291 रन पर ढेर कर लिया, फिर साजिद खान और नुमान की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जबरदस्त रही। इस पिच को पेसर्स की मौत कहा जा रहा था और अब इस पे स्पिनर्स का जादू चल गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, इस पिच में डेफिनेटली कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इसमें जिस तरह से रोलर दिया गया है उसको खुश्क किया गया है ज्यादा, तो डेफिनेटली बॉल स्पिन हो रही है। पिछले टेस्ट मैच में तो ना फास्ट बॉलिंग चल रही थी ना स्पिन चल रही थी, तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो बैट्समैन पैराडाइज था। तो इसमें तो बहुत बेहतर लग रहा है पिच, और बड़ा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई है पिछले 3 दिनों में। बहुत ही मैं समझता हूँ एक्साइटिंग क्रिकेट हुई है, जिसमें बिल्कुल दोनों टीमों का एक अच्छा मुकाबला रहा है। तो उसमें उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह जैसे वैस ने कहा कि पिचेस में इस वक्त जो बात जगह रफ बन गए उसको हमारे स्पिनर्स एक्सप्लॉइट करेंगे इंशाल्लाह। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ओवरसीज रिकॉर्ड इंग्लैंड के बैट्समैन का इतना अच्छा नहीं है अगर उनको टारगेट बहुत बड़ा चेज करना पड़े, क्योंकि नर्व्स उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, खासतौर पे एशिया के सब कॉन्टिनेंट में। तो इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक डेफिनेट एडवांटेज है आज स्पोर्ट्स डे, डेफिनेटली। बिल्कुल। अवैस, ये बताइएगा कि आपने साजिद खान का जिक्र किया और उनकी महारत की बात की, आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रेटजी थी जिसमें हमने इतने सारे स्पिनर्स एक ही टीम में शामिल कर दिए, ये खास इस पिच को लेकर थे, होम कंडीशंस को देखकर थे, या स्पिनर्स की कमी भी है हमारी जो नेशनल टीम है उसमें?
देखिए, स्पिनर्स की कमी तो आपको नजर नहीं आती। मसला सारा का सारा ये है कि जब आप डोमेस्टिक की बात करते हैं, जब आप नीचे डोमेस्टिक लेवल के अंदर आप चले जाएं, डोमेस्टिक से ही आप स्पिनर्स को उठाते हैं ना, जो टॉप परफॉर्मर्स आपके बहुत से लड़के आपके पास मौजूद हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हुए आए हैं। आपके पास बहुत से लड़के पाकिस्तान के लिए इस वक्त लाइन में मौजूद हैं, कुछ लड़के छोड़ ही गए हैं दिल बर्दाश्तों के। मसला ये है कि हमारे अंडर 19 स्ट्रक्चर के अंदर या डोमेस्टिक में हमारा लड़का ज्यादा लंबी फॉर्मेट का प्लेयर इसलिए निकलता नहीं अब, क्योंकि उसको पता है T20 के अंदर इतनी ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन मार्केटिंग है कि यार मैंने 1-2 मैचेस अच्छे खेल लिए, लाइव टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट आ रहा है तो मेरी पाकिस्तान की कॉल आ जाएगी, या पूरी दुनिया में जो लीग क्रिकेट होती है उसकी कॉल आ जाएगी, इसलिए लॉन्गर फॉर्मेट का लड़का आपको नहीं मिलता। मसला सारा वहां पर आपको आता है। ये साजिद खान की बात करो, ये अंडर 13 का प्रोडक्ट है, पेशावर की बात करें अगर उस एरिया की बात करो, वहां से वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलता हुआ है। तो दैट मींस के ये चीज आप देखें ना, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो, नुमान की बात करो, साजिद की बात करो, कामरान गुलाम की बात करो, तो आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारे यहाँ अलमिया थोड़ा सा रहा है पीछे, थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चले जाएं कि हमने बहुत ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग की तरजीह लेकर तो हमने टेस्ट क्रिकेट की कैप भी फेंकी है। हमने वो नहीं देखा कि लड़का 4 डे के अंदर परफॉर्म कर रहा नहीं कर रहा, फिर क्या उस 4 डे का उसने प्रेशर लिया नहीं लिया, क्या वो पूरी साल क्रिकेट खेलता हुआ आया नहीं आया, सिर्फ 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस देख के हम खिलाते हुए हैं। तो आपके सामने इब्रार जैसे फिर चीज निकलती है ना, इब्रार के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं। इब्रार का मसला ये है बेचारे का कि यार आपने उसको 1.5 साल से तो अपने साथ रखा हुआ है, 1.5 साल में आप मुझे बताएं कि कितने मैचेस आपने उसको खिलाए हैं। आपने ज्यादातर तो बेंच पे बिठा के रखा है, चाहे वर्ल्ड कप की बात करें चाहे बड़ी सीरीज की बात करें। जब मैच अवेयरनेस प्रैक्टिस उसको नहीं होगी, नेट की प्रैक्टिस एक अलग होती है, मैच अवेयरनेस प्रैक्टिस अलग है। जब उसको मैच की अवेयरनेस की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मुझे पता नहीं इतनी बड़ी स्टेज पे जाके परफॉर्म कैसे करेगा। दूसरा, ये जो एक अल्फाज यूज किया जाता है कि मिस्ट्री स्पिनर है, मिस्ट्री अब कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर मिस्ट्री वाला मामला खत्म हो चुका है। मेंडिस आए थे, आपको याद हो, श्रीलंका वाले, वो नजर ही नहीं कहीं आते, एनालिस्ट बाहर बैठे होते हैं, वो अगले ओवर में या जब टी ब्रेक होती है, टेस्ट क्रिकेट की चले बात कर लो, वो पकड़ लेते हैं लड़के को, यार ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बैट्समैन को यहाँ तक फुटपाथ बता देते हैं कि यहाँ से तुम इसको खेल सकते, स्वीप करना है, जो भी करना है इस पोजीशन पे करें। हमें उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान, खुदारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मामला चल रहे हैं, जितनी डिस्टर्बेंस अभी भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये लिटरली साइकोलॉजिकली प्लेयर्स को डैमेज करती है, टीम को भी डैमेज करती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा रिशाद साहब, वैसे कंपेयर किया जा रहा है सईद अजमल और साजिद खान को, उनकी स्पिन के जादू को और साजिद खान के स्पिन के जादू को जो चल गया कल, क्या कहेंगे, वाकई कंपैरिजन है और कुछ ना कुछ चीजें जो है वो मिलती हैं? नहीं जी, मैं कहूँगा कि बहुत मुख्तलिफ स्टाइल्स के बॉलर्स हैं जी काफी। और ये साजिद खान जो है, इनकी एक बात जिससे वो कामयाबी उनको मिल रही है वो ये कि एग्रेसिव बहुत हैं। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने गिव अप कर दिया है, या अगर उनको रन्स भी पड़ रहे हैं तो फिर वो गिव अप नहीं करते। और दूसरे मैं समझता हूँ कि उनका रिसेंटली काउंटी में जो एक्सपीरियंस था और ऑस्ट्रेलिया में भी जाके वो एक आधा सीजन खेले, उससे बहुत फर्क पड़ा है। पिछली दफा साजिद खान को जो 1-2 टेस्ट मैच खिलाए गए थे उसमें इतने कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन अब डेफिनेटली उनकी बॉलिंग में ज्यादा निखार नजर आ रहा है। और समरसेट के लिए वो जो काउंटी सीजन खेले उससे डेफिनेटली उनकी बॉलिंग बेहतर नजर आ रही है। तो मैं समझता हूं वैरायटी भी है, और जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर है उनको भी ज्यादा यूज करना चाहिए। डेफिनेटली जब 3 स्पिनर खिलाए हैं तो फुल अटैक करना चाहिए। सही है रिशाद साहब, और ये भी जरा बात करेंगे, अब्दुल्ला शफीक और पहली इनिंग्स में 7 स्कोर बना सके, दूसरी इनिंग्स में 4 बना सके, आपको लगता अब वाकई वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है उसे तब्दील किया जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसल ओपनिंग जोड़ी कोई भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम ही दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं ना। देखिए जो भी चेंजेस किए गए हैं वो देखिए उसका सबका कितना फायदा हुआ है। कामरान गुलाम इतना अच्छा खेल रहे हैं, दोनों स्पिनर्स इतना अच्छा खेल रहे हैं। पिछले टेस्ट में आमिर जमाल जब आए थे तो आमिर जमाल बहुत एफर्ट करते नजर आते हैं, और वो मरूद नहीं है इंग्लैंड की टीम से। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो एक एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब आप फ्रेश लोगों को लाएंगे, अच्छे लोगों को लाएंगे, न्यू कमर्स को लाएंगे, तो डेफिनेटली उनमें ज्यादा स्पिरिट है, ज्यादा मैं समझता हूँ कि जोश है। और अब इस वक्त ये वक्त है कि जो मोहम्मद हुरैरा है उनको डेफिनेटली मैं समझता हूँ अब्दुल्ला शफीक की जगह ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक का कॉन्फिडेंस उस लेवल का नजर नहीं आ रहा है, जबकि मोहम्मद हुरैरा बहुत फॉर्म में है। वो ऑस्ट्रेलिया का जो शाहीन का टूर था उसको भी बहुत कामयाब साबित हुए। तो मैं समझता हूँ यकीनन जरूरत है कि बिल्कुल अब चेंजेस किए जाएं, और चेंजेस बहुत अच्छा। तो रिशाद साहब हम देख रहे हैं रोज कोई ना कोई तब्दीली आती है, और रोज ही सोचा जाता है कि शायद इस तब्दीली से कुछ बेहतर होने वाला है। अब ऐसा हमने देखा कि बाबर आजम की जगह कामरान को लेकर आए, कामरान ने स्कोर किया पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में उनकी कारकर्दगी भी कुछ काबिल जिक्र नहीं है। आप क्या सोचते हैं क्या होता है हमारे प्लेयर्स के साथ, कंप्लेसेंट हो जाते हैं
या फिर पहली बार है उनको मौका दिया गया है, डेब्यू में उन्होंने सेंचुरी की है, तो और भी मौके दिए जाएंगे तो बेहतर स्कोर करेंगे? क्या आपको लगता है हमारे प्लेयर्स कंप्लेसेंट हो जाते हैं या फिर कोई और वजह है? नहीं, देखिए कामरान गुलाम की अगर बात करूं तो मैंने कहा ना डोमेस्टिक का वो एक्सपीरियंस कैरी करा और आपको नजर भी आ रहा है क्योंकि डोमेस्टिक में लीडिंग रन स्कोरर भी रहा है। फिर उसके अगर देखा जाए सेटअप की बात करूं, पाकिस्तान ए तक वो शाइन्स तक तो सेटअप में रहा है। पाकिस्तान टीम के लिए डेब्यू पहली दफा है। देखें ना, आप जिस सीरीज के अंदर आप उसको लेके आ रहे हैं, पहले ही बांग्लादेश के खिलाफ जो आपको हार पड़ी उसकी वो मार पड़ी हुई है आपको, फिर इंग्लैंड में आप पहला मैच हारे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, आप प्रेशर सिचुएशन में एक लड़के को आते हो और वो सो भी कर जाता है आपके लिए। दैट मींस के वही चीज मैंने कहा ना, डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस आपको काम आता है। उस लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया दूसरी इनिंग्स में, जरूर मैं कहता हूं कि वो आउट हुआ, 22-25 रन शायद उसने किए थे, लेकिन जो क्रैक्स पड़े हैं विकेट के, आप देखें ना बॉल स्पिन भी तो कितना हो रहा है। अगर आप पहली इनिंग्स की बात करें, जिस तरीके से जरूरत थी जब आपको एक स्कोर अपना लीड करने की, जब आपके लड़के आउट हो गए थे, तब कामरान गुलाम स्टेप इन करके मुश्किल इनिंग्स उसने खेली और एग्रेसिव क्रिकेट भी उसने बीच में खेली। शॉट्स आप देखें, दैट मींस वही मैंने कहा ना कि आपका जो डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है वो काउंट करता है यहाँ पर। अब्दुल्ला शफीक की थोड़ी सी आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे आप चले जाएं तो अब्दुल्ला शफीक को मैं खुद भी कहता था कि यार एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर आपको मिल चुके हैं। जिस तरीके से वो ओपन करता हुआ है, T20 की बात कर लें, वनडे के अंदर भी उसने अच्छा परफॉर्म किया था, कुछ मैचेस के अंदर पैचेस में जरूर किए लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इट्स हाई टाइम, मैं फिर कहूंगा कि चाहे वो साइम अयूब की बात करूं, साइम अयूब भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हमारे लिए। अगर आप देखें तो बस ठीक है कि इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली या उसके बाद 28-30 रन बनाए, एज सच कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। हुरैरा आपके पास मौजूद है बाहर, जिसने डोमेस्टिक के अंदर ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई है, डबल भी बनाई है, 150 अगेंस्ट उसने पिंडी में बनाया। इन कंडीशंस का मैं क्यों बार बार कहता हूं कि यार एक यंग लड़का अगर आप उसको अपनी होम कंडीशंस में जगह देते हो ना तो वो बेहतर परफॉर्म करता है, बेहतर कॉन्फिडेंट नजर आता है। क्यों? वो होम कंडीशंस हैं, यहाँ पर वो पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलता हुआ है, उसको पता होता है कि ये पिचेस कैसे रिएक्ट करनी है। हम ज्यादा क्या करते हैं, आगे आपकी ऑस्ट्रेलिया में वनडे T20, उसके बाद साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच है, आप इन लड़कों को टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पे चांसेस देते हो जहां पर आपके बड़ा से बड़ा प्लेयर फ्लॉप होता है क्योंकि वहां बाउंसी ट्रैक है, तेज विकेट है। ये ज्यादती करते हो आपके साथ। एक लड़के का जो मैचअप बनता है उसको वहां पर आप प्लीज चांस दो ना। अभी भी जो तीसरा टेस्ट मैच है पिंडी के अंदर, विकेट डिफरेंट होगी या वेदर ठंडा है पिंडी के अंदर, आप बात करें यहाँ पर बॉल सीम करेगा आपका, यहाँ पर आप देखने वाली बात है कि हुरैरा को चांस दिया जाता नहीं। सही है। अच्छा रिशाद साहब, तब्दीलियों का भी हम जिक्र कर रहे थे तो पीसीबी ने भी कुछ तब्दीलियां की हैं, सिलेक्शन कमेटी में एक बार फिर से तब्दीली की है और जो मेंबर्स थे उनकी तादाद 7 थी वो 5 कर दी गई है और सिलेक्टर्स को तमाम तर जो इख्तियार है वो अब दे दिया गया और कप्तान हेड कोच जो है वो भी 15 रुकनी जो टीम के साथ प्लेइंग 11 मुंतखब करने के हवाले से वोटिंग राइट से महरूम करके उनके भी हाथ अब बांध दिए गए। इस पर आप क्या कहेंगे? इस तजुर्बे से भी क्या कुछ बेहतर नताइज आ सकेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसका एक बैकग्राउंड है। इसमें बदकिस्मती से बाबर आजम पे जब कप्तान थे तो उनपे भी ये एक बात कही जाती रही कि वो काफी फेवरेटिज्म है और जिस तरह के वो हसन अली और शादाब और इमाम उल हक वगैरह को मुसलसल चांस देते रहे जबकि वो प्लेयर्स फ्लॉप भी हुए। तो ये कप्तान की एक लाइक और डिसलाइक को मेरे ख्याल में मिनिमाइज करने के लिए एक सेलेक्टर्स को पावर दी गई है कि वो प्लेइंग 11 मुंतखब कर सकते हैं, जाहिर है कोच और कप्तान की मशवरे से ही। लेकिन मैं समझता हूँ कि आसिफ जावेद की रिकवरी बहुत ही अच्छा कदम है और आसिफ जावेद हमेशा से एक नस्ल एक बहुत ज़हीन खिलाड़ी रहे हैं, एक ज़हीन आदमी है वो। और अभी जब 5 महीने उन्होंने श्रीलंका की बोर्डिंग कोच के तौर पे काम किया तो श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया टेस्ट मैच, तो बहुत उन्होंने बेहतरी लाई है वहां पे अटैक में भी। और मैं समझता हूँ आसिफ जावेद की बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग सोच है जिसमें उन्होंने एक डेफिनेट स्ट्रेटेजी और पाकिस्तान का माइंडसेट चेंज किया इस टेस्ट मैच में जो नजर आता है। अवैस ये बताइएगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच आज से दुबई में शुरू हो रहा है। मुल्तान में बरतानवी सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमसन और सीईओ रिचर्ड गोल्ड ने ये कहा है कि क्रिकेट को ब्रॉडकास्टिंग राइट को बचाना चाहिए। भारत के पाकिस्तान ना जाने पर हाइब्रिड मॉडल के इम्कानात अब ज़्यादा हो रहे हैं, तो भारत के पाकिस्तान में जाने या ना जाने का हतमी फैसला भारतीय हुकूमत पर मुनसर करार दिया गया है। क्या पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए? देखिए नहीं जाना चाहिए, आपको रिजिड रहना पड़ेगा एक फैसले से और एक दाद देनी पड़ेगी, आपको अप्रिशिएट भी करने का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एक स्टांस रहा है, चाहे वो चेयरमैन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, स्टांस बड़ा तगड़ा है आईसीसी के ऊपर कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अगर आना चाहते हैं तो बहुत मेहरबानी, क्योंकि आपके पास देखें पूरा का पूरा केस स्टडी का पलंदा पड़ा हुआ है। आपको याद हो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल की कोशिश की गई, वो श्रीलंका में आधे मैचेस सारे के सारे मैचेस खराब हुए। जो पाकिस्तान में थोड़े मैचेस खेले गए तो उसमें क्राउड भी अच्छा था और मैचेस भी प्रॉपर ब्रॉडकास्ट हुए हैं। तो ये चीज जो सी है उनके पास एक केस स्टडी मौजूद है। दूसरा, जब एक बड़ा टूर्नामेंट किसी मुल्क को दिया जाता है तो याद रखें कि पूरी की पूरी
खाली क्रिकेट नहीं, उसकी केस स्टडी पढ़ी जाती है उसके अंदर कि उसने उस साल या 2 साल के अंदर कितने बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स करवाए हैं। आप चाहे टेनिस की बात करें, फुटबॉल की बात करें, चाहे वॉलीबॉल की बात करें, फिर आप ये क्रिकेट की बात करें, तो पाकिस्तान के पास पूरा स्पोर्टिंग इवेंट मौजूद है। फिर अभी जो एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी एक आपके पास एक पूरा केस स्टडी मौजूद है। यहाँ पर इंडिया के खुद वजीर खारजा आ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एज सच यहाँ पर चीज है। ब्रॉडकास्टर्स यहाँ तक एक धमकी तो ऑब्वियसली देते हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता या अगर इंडिया नहीं खेलता तो ऑब्वियसली जो मीडिया राइट्स हैं या जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने भी धमकी दी है कि भाई हम पैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी गेम ही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो सबसे ज्यादा पैसा आपके लिए एंगेज करती है। और दोनों क्रिकेट बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है आईसीसी के लिए। सही है, स्टांस अच्छा है। एक हाइब्रिड मॉडल की एक बात आपको पता है जानबूझ के छेड़ी भी जाती है, वो इसलिए छेड़ी जाती है थोड़ा सा पैनिक बटन निकालने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को रिजिड रहना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बेशक आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का आप स्केड्यूल भी दे दें, ठीक है, फंड्स भी आपके पास आ चुके हैं, क्लियर भी हो चुके हैं, लेकिन आखिरी टाइम तक जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं आपके उनके साथ आपको करीबी राब्ता रखना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को यहाँ पर पाकिस्तान सही है थोड़ी सी रिजिड अप्रोच अपनानी होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो हम इजलास आज में शुरू हो रहे हैं इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस, रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट की ओवरऑल जो सिचुएशन थी उस पर हम बात कर रहे थे। आगे मैच चलेगा तो साथ साथ अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आते हैं। चलें सियासी गर्मा गर्मी की बात करते हैं। आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है, मगर अभी तक नंबर गेम क्या है, वोट कैसे हासिल होंगे और मुसवदा क्या होगा, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। मगर रात गए 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत की तरफ से तैयार करदा मुजवज़ा ड्राफ्ट सामने आया है, जिसमें मुजवज़ा आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्री 3 साल जबकि सीनियरिटी की बजाय 3 रुकनी पैनल पर होगी और चीफ जस्टिस 65 साल की उम्र तक मुद्दत से पहले ही रिटायर हो सकते हैं, 65 साल की उम्र से पहले भी रिटायर हो सकते हैं। अगरचे 60 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बन गए तो 3 साल के बाद ओहदे से रिटायर होना होगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। मुसवदे में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील देने की तजवीज़ है और आईनी बेंच की जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। आईनी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल होंगे। अदलिया को इस्तिदा से ज्यादा किसी आईनी मामले पर हुक्म या तशरीह का इख्तियार नहीं होगा। चीफ जस्टिस से मोटो नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने और आइन के 4th शेड्यूल में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल की गई है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत खत्म होने पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तक 90 दिन तक ओहदे पर ही फाइज रहेंगे और सदर काबीना और वजीर आज़म की एडवाइस किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या कहीं और चैलेंज नहीं की जा सकेगी। हुकूमत की आइनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ है और पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा। पार्टी सरबराह इसके बाद कार्रवाई कर सकता है। ये कुछ तजावीज़ जो सामने आई हैं, मगर जब मुसवदा पेश होगा फिर क्लियर पता चलेगा कि शकूक व शुबहात जो सियासी जमातों के हैं वो दुरुस्त हैं या तजावीज़। जी हाँ, मगर इस सारी सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन जमातें मौलाना को साथ में लाने में खुश हैं। गुज़िश्ता रोज़ PTI रहनुमाओं की मौलाना से मुलाकात हुई, मीडिया से फिर गुफ्तगू की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के साथ साथ बदमाशी कर रही है, सुबह तक सिलसिला ना रुका तो जवाब देंगे। हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। ये अपोजिशन की बड़ी जमात है और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता। फिर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किए जाने के बावजूद मुज़ाकरात किए हुकूमती रवैये पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। राणा साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फायदा क्या है? फिर ईवान भी आपका है, जोर जबरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे।
आपने बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुनी। उधर आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए दरकार नंबर गेम के लिए हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी है। रात गए हुकूमती इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान को मनाने रिहाइशगाह पहुंचा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ आए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मौलाना को आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास गेस्ट सीनियर तजज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाइए। अच्छा, ये बिल्कुल हम देख रहे हैं हुकूमत ने भी अब आखिरकार अपना मुसवदा सामने रख दिया है। कुछ ज़राए के मुताबिक हमें तफसीलात उसकी सामने आ रही हैं। आप इसको कैसा देख रहे हैं? दीगर मुसवदों से क्या तब्दीली इसमें देख रहे हैं और क्या चीज़ आपको ज़्यादा सॉलिड नज़र आती है इसमें? पहली बात ये कि जो सितंबर में मुसवदा पेश किया गया था ये उससे काफी डाइल्यूट हो चुका है और खुद जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क़याम हुआ है, फिर उसमें ये है कि अपॉइंटमेंट का जो है बहुत सारी चीजें जो है तब्दील हुई हैं। लेकिन जाहिर है कि जब तक असल जो है मजमूई सजा और ये जो मौलाना साहब जो है, मैं कहूँगा सब उन्होंने जो एक मालकुतुलारा किस्म का एक स्टैंड लिया हुआ है तमाम तर दबाव के बावजूद और तमाम तर उनको जो मतलब कुछ की जारी निभाने की, तो एक बड़ा एक मेरे ख्याल में अगर उस पर कायम रहते हैं तो क्योंकि बात हो रही है कि जी जमीयत उलमा इस्लाम तो मसवदा है, उसके ऊपर इत्तेफाक राय के ऊपर जो है लोग ज्यादा तैयार है बनिस्बत हुकूमत के। तो देखने में यह है कि हुकूमत पीछे हटी है। हुकूमत ने जो भी अपना स्टांस दिया हुआ था कि जनाब लग ये रहा था कि काजी फाइज ईसा साहब के ही आएंगे हर सूरत के अंदर और एक सुप्रा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कायम की जाएगी, जिससे तो पीछे हट गए। अभी भी बहुत सारे उसमें तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इख्तिलाफ की जमातों के। लेकिन इसकी जो अहम बात है वो जो मौलाना ने बात की कि जी जोर जबरदस्ती की जा रही है, जो आपने की जा रही है, ये बड़े दुख और तशवीश की बात है। बात यह कि आप बाय हुक एंड बाय क्रूक अगर चाहते हैं कि अपनी मर्जी की तरह अमीन करा ले, जब आपके पास नंबर्स नहीं है और उसके लिए सिर्फ पीटीआई शिकायत नहीं कर रही है, मैंगल साहब की पार्टी की जो एक सेनेटर है नसीमा एहसान साहिबा, उनको जिस तरह दबाव में लाया गया और इस चीज की निशानदेही कामरान मुफ्ती साहब ने कई सेनेट के इजलास में की थी, जो खातून बिल्कुल रोनियो आई हुई थी और उनकी दास्तान सुनकर उन पर जो दबाव है उसका जो है मतलब है कि कामरान साहब का भी वो भी रोनियो होने वाले थे। ये तमाम चीजें अच्छी शगुन नहीं है। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैन कुरैशी साहब उनकी एहलिया के साथ जो है उनको जबरन 4 घंटे रोक के रखा गया और उनके साथ बहुत सारे और लोगों के नाम आ रहे हैं। तो ये चीजें जो होती है जमहूरियत से नहीं होती है। ये तो वाकई बड़ा सही लफ्ज मौलाना ने इस्तेमाल किया कि खुल्लम खुल्ला बदमाशी है। इसकी तो खुद से हुकूमत के लोग भी सर वो मजम्मत कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा, अंदर से दीगर लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसकी पूरी तफ्तीश भी होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया, तफ्तीश होनी चाहिए और ये कोई तरीका नहीं होता कि लॉ मेकर्स जो है कोई भेड़ बकरियां नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है, पहले तो शिकायत होती थी रिश्वत दी जा रही है, अब तो जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक नया लो है और इससे ज्यादा आप कितना गिरेंगे। तो बात की होती है कि जमहूरियत को मजाक बना लिया। मुझे बड़ी हैरत होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, जिसके जमहूरी क्रीडेंशियल्स हैं, उनके नज़ीर साहिबा ने कुर्बानी दी है, उनके बिलावल के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी है, या पीपल्स पार्टी मामला के ऊपर जो है वो नून लीग की बी टीम का किरदार अदा करे, क्योंकि वैनगार्ड के तौर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे रखा गया है और उसके अंदर जाहिर है कि इसमें भी बहुत तरक्की हो रही है। सिविल सोसाइटी जो है जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती आई है, ह्यूमन राइट्स के लोग, वो बहुत हैरान है कि जनाब ये क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में शगुन अच्छे नहीं है और हुकूमत को अपना रवैया है तब्दील करना पड़ेगा। और ये जो मखसूस छोटे मफादात के लिए आप आइन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मेरी कल बात हो रही थी पीटीआई के कई 2-3 सीनियर रहनुमाओं से अलग अलग, तो सलमान अकरम राजा साहब से भी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम तो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे। और फिर आपने जैसे भी बयान सुनवाया गौहर साहब का, जब तक खान से कंसल्टेशन नहीं होगा बात नहीं बनेगी। तो मेरे ख्याल में रिव्यू की जरूरत है हुकूमत को, और ये बहुत जल्दबाजी करे जनाब। अच्छा आमिर साहब, सारी सिचुएशन जिस तरह से अभी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया, तो बिलावल भुट्टो वाकई हम देख रहे हैं काफ़ी सरगर्म है, पेश हैं। आईनी बेंच के हवाले से वो कहते हैं अगर आईनी बेंच को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो पीपल्स पार्टी आईनी बेंच पर फिर इक्तिफा कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मौलाना से बात कर ली है और ज़ुबान दे दी है, तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे अगर हुकूमत जो है पीछे हटती है तो फिर हम उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने अर्ज ये किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी का पीछे हटना है, पीपल्स पार्टी और यूआई के कॉम्प्रोमाइज होना ही तो नून लीग के लिए बड़ा धक्का है। फिर नून लीग किस तरह का बिल लेकर आई थी सितंबर में, इसके बारे में किसी को नहीं पता था।
उसके बारे में किसी को नहीं पता था, खुद आपका भला करे, कि उनके अपने MNAs को, सेनेटर्स को नहीं पता था। मेरी कईयों से बात हुई थी कि उसमें क्या चीजें हैं, तो जाहिर है कि खुशाइन बात है। तो मतलब ये है कि मौलाना की कोशिशों से उन्होंने अपनी सिर्फ 8 नशिस्तों के जरिए जो, और 5 उनकी सेनेट के अंदर है, 13 के ऊपर उन्होंने हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर किया है। ये मेरे ख्याल में सबक एक और जमात के लिए, वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए, कि उनकी 22 नशिस्तें हैं, 3 सेनेटर्स हैं, और वो जो भी अर्बन एरियाज को क्लेम करते हैं, अर्बन सिंध की नुमाइंदगी करते हैं, वो केस जो है प्लीट करने में नाकाम रहे। और अब वो उनका बड़ा माजरत खाना रवैया, उनको मोम की नाक की तरह जो जिस तरह चाहे हुकूमत मोड़ रही है, वो बिल्कुल मतलब है कि नुमाइंदगी करने से कासिर है। और उन्होंने कोई ऐसा इशू नहीं उठाया कि जहाँ हम कहें कि उन्होंने अर्बन सिंध का जो मुकदमा लड़ा हो, और वो बिल्कुल, लेकिन मौलाना को बरखलाफ उनकी सियासत को देखें कि जिस तरह से उन्होंने जीरत, उन्होंने एक सियासतदान और जिस तरह के साथ उन्होंने अपने नंबर्स को इस्तेमाल किया है, वो एक लेसन है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज लाइक MQM एंड अदर्स। लेकिन आप जो है बिल्कुल हुकूमत के हाथों नाच रहे। इसी तरह आप देखिए कि बेंगल साहब की पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है BNP के साथ, और नेशनल पार्टी है, अब्दुल मालिक साहब एक अच्छे इंसान है, अच्छे सियासतदान है, लेकिन नेशनल पार्टी वो पोजीशन नहीं ले पा रही जो बेंगल की पार्टी ले पा रही है। ये भी देखने की बात है कि जो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मैं समझता हूँ कि तारीख में रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़ा है, कि लोगों में जिस तरह की बेचैनी है, इसका इजहार के नौजवानों के एहतजाज से हो रहा है, और मतलब नाराजगी से हो रहा है। इन लोगों को इदराक नहीं कि लोग कहाँ खड़े हुए हैं, और इसके जो रद्द-ए-अमल आएगा खातून बहुत सख्त हो सकता है। जनाब आमिर साहब, ये हम हुकूमती मुसवदे की अगर बात करें, इसके निकात को देखें, जो अदलिया के इस्लाहात पर बात हो रही है और आइनी अदालत पर बात हो रही है, आप बिलावल भुट्टो की भी अभी जिक्र किया आपने, इसके अलावा आइनी बेंच की बात हुई, और अब हुकूमत एक नई तजवीज़ सामने लेकर आ रही है। क्या पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा लगती है, इनमें से किस चीज़ पर अमल दरामद होना ज़्यादा मुमकिन है? भी बहुत गिव एंड टेक होगा। और जैसे कल एक और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि अभी तो जब तक ऑफिशियली चीजें सामने नहीं आएंगी, अभी देखिए लीक हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा प्रयास आराइयां हैं, जब तक वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जाता। आज फिर उस मीटिंग का जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी उसका इजलास है, अब 2-3 रोज से वो बेनतीजा खत्म हो रहा है। तो अभी मैं नहीं समझता कि ये जो आपने फरमाया बताई है क्लॉजेज नए उसकी मसवदे की, उसमें भी बहुत तब्दीलियां होनी है। हमें नहीं पता कि आखिरी मसवदा जब आता है तो किस किस्म का होता है, कब आता है, क्योंकि जो इस वक्त रवैया है लोगों का, आप सोचिए जिन पार्लियामेंटेरियंस के घर वालों को तंग किया गया है, जिन पार्लियामेंटेरियंस को धमकियां दी गई हैं, उनके साथ बुरा सलूक किया गया है, वो क्या सोच रहे होंगे, वो किस तरह से आके जो है वोट डाल देंगे। तो एक और बड़ा सवाल है कि ये जो PTI का है, और अब से नहीं काफी अच्छे से कह रहे हैं कि जी खुद हुकूमत के कई जो है अरकान हुकूमती बेंचेस के वो इस चीज पे ना लाए। तो मेरे ख्याल में अभी कहते हैं मैनी स्लिप्ड बिटवीन द कप एंड द लिप। एग्जैक्टली। अच्छा आमिर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना है, तो अगर फैसला जो स्पीकर एजाज सादिक साहब हैं उनके खत पर दे दिया जाता है और हुकूमत को मिल जाती हैं मखसूस नशिस्तें, तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए दोनों सूरतों में ज्यादा प्रयास यही है कि इलेक्शन कमीशन का बड़ा मुतनाज़ा रोल रहा है, और इलेक्शन कमीशन का रोल मुतनाज़ा ना होता तो मखसूस नशिस्तों का मसला ही पैदा नहीं होना था, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता ही नहीं। तो पहला जो ओरिजिनल सिन है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अब आप अनडिजर्विंग लोगों को अगर वो नशिस्तें दे देते हैं तो पाकिस्तान की सियासत में मजीद टेढ़ापन आएगा। आप हो सकता है कि चीजें, हो सकता है कि आप अभी पाते हो, लेकिन इसकी वजह से जो उसका रद्द-ए-अमल होगा और हमारे इदारों पर जो लोगों का दम इत्मीनान होगा, पार्लियामेंट के ऊपर लोगों में बड़ा गुस्सा है, लोग जो है इसके ऊपर इख्तियार करेंगे महंगाई के मारे में। उसमें से आप जो है आप हर चीज में एक बेईमानी कर रहे हैं, हर चीज में आप जो है लोगों को मतलब है कि कानून में तरमीम कर रहे हैं, कानून पे अमल नहीं कर रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं कर रहे। तो ये मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं होगा इस मुल्क के लिए। तो आमिर साहब अगर ऐसा होता है तो फिर पूरा मंजरनामा ही अक्सर तब्दील हो जाएगा, क्योंकि फिर तो मौलाना की जरूरत भी नहीं रहेगी, हुकूमत को रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक मौलाना की जरूरत न रहे, मगर मेरा सवाल ये है कि KP की जो बड़ी सियासी रिप्रेजेंटेशन है, PTI है, वो नाराज है आपसे, वो इस पर आपके साथ शामिल नहीं होगी। मौलाना भी अगर शामिल नहीं होते तो आप देखिए कि KP में TTP का चैलेंज है, KP में जो है PTM का चैलेंज है, तो आपने पश्तून बेल्ट को अनईजी किया हुआ है।
अब पाकिस्तानी हुकूमत क्या सोच रहे हैं, फॉल्ट लाइन में बढ़ रही है। बलूचिस्तान में आप देखें कि लोग नाखुश हैं, आपने BNP को नाराज किया हुआ है, आपने एक सूडो किस्म की हुकूमत वहां पे लाके बिठाई हुई जिसको लोग तस्लीम नहीं करते हैं। उसमें बलूच जैसी काउंसिल अपनी जगह पर है, कमेटी अपनी जगह पे एहतजाज करेंगे, PLA है, तो एक मुश्किल हाल है। पंजाब में आप देख रहे हैं कि सिमरिंग है, पंजाब सुलग रहा है, पंजाब में उसके आपको निशानियां नजर आ रही हैं की बड़ी पाबंदियां हैं, इसकी मैं बात नहीं कर सकता उन चीजों। आमिर साहब बहुत शुक्रिया तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए। हमने देखा कि आईनी मुसव्वदा की जानिब से भी पेश कर दिया गया है। अब देखना ये है कि हुकूमत के किन नकात पर इत्तफाक होता है, किससे इख्तलाफ होता है, आगे चलकर ही पता चलेगा। अभी लेंगे एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बच्चों की नफ्सियात पर बात करेंगे और बात ये करेंगे कि जो बच्चों से बात मनवानी होती है या जब बच्चे बात नहीं मानते तो इन चीज़ों का हिसाब किताब कैसे रखना है। इस हवाले से हम कहते हैं कि अथॉरिटी पॉइंट्स जो हैं वो आपने ज़्यादा गेन करने, आपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी पॉइंट्स हासिल करने, लूज़ नहीं करने। इसकी अब तफसील में जाते हैं। सबसे पहले जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का जो लफ्ज़ है जो साइकोलॉजी में इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वो अथॉरिटी नहीं है जो अमूमी तौर पे हम समाजी सतह पे या हम अपनी सोसाइटी में अथॉरिटी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब ये है कि वो जो केयर गिवर है, वो जो आपका ख्याल रखने वाला है, वो जो आपसे मोहब्बत करने वाला है, वो जो आपके साथ एक कोऑपरेशन मॉडल पे चल रहा है, वो वालिदैन है। तो उनकी जो बात है, उनकी जो बात का मानना है, और वो ऑफकोर्स किसी जबर के हवाले से नहीं है, किसी डंडे के हवाले से नहीं है, वो आप अपनी एक अथॉरिटी कायम करते हैं। वालिदैन जो है वो अपनी एक अथॉरिटी रखते हैं, वो अथॉरिटी जो, और स्कूल टीचर जो है वो अपनी एक अथॉरिटी रखता है। इस अथॉरिटी के बगैर तो काम नहीं चल सकता। लेकिन ये अथॉरिटी जबर से नहीं होती, ये तशद्दुद से नहीं होती, किसी जिस्मानी तशद्दुद से नहीं होती। ये अथॉरिटी आपकी कोऑपरेशन मॉडल के साथ आप अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर रखते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं, आपने दुनिया ज़्यादा देखी होती है, तो आप उस हवाले से ये अथॉरिटी इस्तेमाल करते हैं। अब मामला ये होता है कि जब आप स्केल में आपको बताने लगूँ कि आप जब घर में होते हैं और आपका बच्चा जब आपकी कोई बात नहीं मानता, तो यूँ समझिए कि आपने एक अथॉरिटी पॉइंट लूज़ किया। अगर वो 2 बातें नहीं मानता तो आपने 2 पॉइंट्स लूज़ किए। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो आपकी बात मान लेता है, आप उसको कोई बात करते हैं तो वो मान लेता है, तो आपने एक अथॉरिटी पॉइंट गेन किया है। जब आप पूरे दिन का हिसाब किताब करें तो आप यकीन कीजिए कि अगर आप अथॉरिटी पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ कर रहे हैं तो ये ख़तरे की निशानदेही। यानी अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा तो इसका मतलब है कि आप एक बात नहीं मान रहा तो ठीक है, आपको कॉन्शियस होना चाहिए। 2 बात नहीं मान रहा तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। तीसरी बात पे आपको तशवीश होनी चाहिए कि ये कंसेक्यूटिवली 3 बातें इसने मेरी नहीं मानी, और फिर इन चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। आप डिपेंड करता है कि वो कौन सी बात नहीं मान रहा, उसकी खोज में निकलें और इन चीज़ों को हर सूरत में उसी जगह पर फिक्स करने की कोशिश करें। वो क्या इस वजह से नहीं मान रहा कि आप तवज्जो नहीं दे रहे, और वो वाली तवज्जो नहीं दे रहे जिसको हम कहते हैं कि एक प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहे, यानी एक डिवाइडेड अटेंशन होती है, मुनकसिम तवज्जो। वो उसमें ये होता है कि आप टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, साथ आपने बच्चे की बात का कोई अधूरा सा जवाब भी दे दिया। मुनकसिम तवज्जो की बात नहीं, मुनकसिम तवज्जो की वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। सो आपने ये देखना है कि जो बच्चा बात नहीं मान रहा, ये जितने भी मामला है ये मुनकसिम तवज्जो की वजह से हैं, या किसी जगह पे मेरी कौन सी गफलत है, किस जगह पे कोऑपरेशन मॉडल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। यानी कोऑपरेशन मॉडल बुनियादी तौर पे ये होता है कि मैं आपकी बात मानूंगा और आप मेरी बात मानेंगे। जब कोई बच्चा बात नहीं मानता या कोई मामला होता है तो आप उसके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी सी उसमें करते हैं कि मैंने आपकी वो बात मानी थी, अगर आप मेरी इस तरह बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और इस तरीके से बच्चे को भी मालूम हो जाता है कि ये कोऑपरेशन के साथ चलना है, क्योंकि पुराना एक मॉडल था जिसमें ओबीडियंस में तो जबर आ जाता है, तशद्दुद आ जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ये थी कि वो बच्चे की जो ग्रोथ थी, वो जिसकी अकली ग्रोथ थी, उसकी जो जज्बाती ज़हानत की ग्रोथ थी, वो मुतासिर होती थी। तो उस हवाले से ये जो कोऑपरेशन मॉडल है ये बड़ा खूबसूरत है। लेकिन इस कोऑपरेशन मॉडल के अंदर भी समटाइम्स बच्चे बात नहीं मान रहे होते, और जितनी बातें नहीं मान रहे होते उतने आप अथॉरिटी पॉइंट्स लूज़ करते हैं, जितनी मान रहे होते हैं आप अथॉरिटी पॉइंट्स गेन करते हैं। जब भी अथॉरिटी पॉइंट्स आप बहुत ज़्यादा लूज़ करना शुरू कर दें तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कीजिए, इसकी तफ्तीश कीजिए, तहकीक कीजिए कि ये बच्चा बात क्यों नहीं मान रहा, उसको फ़िक्स कीजिए फौरी तौर पे, और फिक्स कीजिए और अपनी अथॉरिटी को कायम रखिए, क्योंकि यही अथॉरिटी जो है ये बच्चों की परवरिश, उनकी जो अखलाकी तरबियत है कि आपके बच्चे के हाथ और ज़ुबान से दूसरे इंसान जो हैं वो महफूज रहने चाहिए। ये तमाम काम जो हैं ये तभी हो सकते हैं
जब आप खुद एक अथॉरिटी रखते हों और बच्चा जो है वो किसी सूरत में भी आपसे उस वाले से बागी ना हो। बच्चा बागी आपके किसी रवैये की वजह से हो रहा है, उस रवैये की को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। और अब सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफैर फैज सैर करवा रही हैं अकबरी हमाम की। आपको लाहौर की कदीम तारीखी इमारत की सैर करवाने के लिए आई हूँ। कहा जाता है कि लाहौर किले में वाक़े अकबरी हमाम में बहुत सी खुफिया सुरंगें और कमरे मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, आज इस हमाम को विजिट करते हैं और इसकी तामीर पे, इसकी तारीख पे और साथ ही साथ इससे जुड़ी जो दिलचस्प कहानियाँ हैं उसके बारे में मज़ीद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमीद हमजा मौजूद हैं जो कि टूर गाइड हैं और आज हमें इस अकबरी हमाम से रिलेटेड जितनी दिलचस्प कहानियां हैं वो सुनाएंगे और इस जगह से रिलेटेड जो हकाइक हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। तो हमजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे इस जगह के बारे में बताएं कि ये जगह जो है ये डिस्कवर कब हुई और ये जगह कितनी पुरानी है? जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं ये जगह 400 साल पुरानी है। ठीक है। अकबर मुगल बादशाह ने जब इस कला की बुनियाद रखी 1566 में अकबरी दरवाजे से, तो इस तरफ अकबरी हमाम है जहाँ पे हम चल रहे हैं, जिसे शाही हमाम का नाम भी दिया जाता है, अकबरी हमाम भी दिया जाता है अकबर मुगल बादशाह के नाम से ही। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त एरिया मेरे सामने है ये क्या तालाब हुआ करता था उस दौर का? उस जमाने में दरमियान में फाउंटेन चला करता था और इसके इर्द गिर्द लोग बैठा करते थे। ओके। और प्रॉपर दीवारें हुआ करती थी और दीवारों के ऊपर फ्रेस्को की पेंटिंग्स हुआ करती थी। लेकिन अब वो दीवारें नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे पीछे कमरे हैं, ये कमरे तो हैं लेकिन इन कमरों का कोई दरवाजा नहीं है। ये किस पर्पस के लिए थे यहाँ पर? ये जो पीछे हमारे कमरे बने हुए हैं ये रिसेंटली इसकी फाउंडेशन हमें मिली। ठीक है। इस फाउंडेशन के ऊपर हमने दीवारें बनाई और जिससे हमें ये पता चलता है कि उस जमाने में ये चेंजिंग रूम्स हुआ करते थे। चेंजिंग रूम्स करने के बाद इस हौज के इर्द गिर्द लोग बैठा करते थे और बात लिया करते थे। 2019 में ये डिस्कवर हुआ है, तो उससे पहले यहाँ का क्या हालात थे? किस तरह आप लोगों को आइडिया हुआ कि इसके नीचे भी एक जगह हो सकती है जो मुगल से कनेक्टेड है? इस जगह पे जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे 1,50,000 क्यूबिक फीट मलबा था। वाइल्ड ग्रास, सांप, बिच्छू इस जगह पे पाए जाते थे। बिल्कुल वीरान बंजर सी जगह थी। और दैट वाज टोटली नो गो एरिया, यहाँ पे कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। और तो और मलबे के ढेर के साथ साथ इसे कूड़ादान भी बनाया हुआ था। ओके, ठीक है। होल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने जब उस कूड़े को उस जगह से रिमूव किया तो नीचे से जो महल्लात मिले अकबरी महल जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं। वैसे तो ये जो पूरा किला है ये 213 फीट सी लेवल पे है, तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो अभी हम नीचे बेसमेंट में जाएंगे क्योंकि असल जो हमाम है वो नीचे बेसमेंट में है। अंदर हमें गर्म पानी के, ठंडे पानी के, जकूज़ी और स्काईलाइट भी मिलेंगे। जबरदस्त। तो आए जी, नीचे चलते हैं। हम हमाम के अंदर इस वक्त मौजूद है और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ठंडक है एज़ कम्पेयर टू बाहर का जो मौसम है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। तो हमजा मुझे ये बताएं कि हमाम के अंदर तो हम आ चुके हैं, तो इस हमाम के टोटल हिस्से कितने थे और क्या ये मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए थे यहाँ पर? हमाम के अंदर हम मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए था, फीमेल्स के लिए नहीं था। ठीक है। फीमेल वाला जो एरिया है वो हारम वाला अलग है। अच्छा, इसके मटेरियल में क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं? क्योंकि मुझे जैसे नज़र आ रहा है ये आम जो सीमेंट या मट्टी होती है ये वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल, मुगल दौर में जितनी भी तारीखी इमारतें बनाई गई हैं उसमें ना ही लोहे का इस्तेमाल किया गया ना ही सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। उस ज़माने में दाल चना, दाल माश,
राब्रोन शुगर, जैगरी वाटर, एग शेल, पाउडर ऑफ एनिमल बोन, छोटी बजरी, इसमें हमें ग्रास भी मिलेगा और साल्ट का टेस्ट भी है इसमें। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये जो यहाँ पर ये मुझे पोर्शन नजर आ रहा है, ये क्या दिए जलाने के लिए रखे गए थे? ये मतलब बनाई गई थी जगह? उस जमाने में बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। यहाँ पे आर्च आपको नजर आ रही है, आपके इर्द गिर्द आपको और भी आर्चेज नजर आ रही है। उस जमाने में ऑयल लैंप रखे जाते थे, दिए रखे जाते थे और साथ में मशलों को चलाया जाता था और साथ ही साथ स्काईलाइट की हेल्प ली जाती थी रोशनी के लिए। यानी रोशनी का जो एक वाहिद जरिया था वो तो मेनली तो ये जगह थी, और इसके अलावा यहाँ रात के टाइम मशलों को, साथ में दियों को, ऑयल लैंप को रखा जाता। ठीक है। अच्छा हमजा, यहाँ पर मुझे एक आर्च नजर आ रही है, लेकिन इस आर्च के अंदर आई थिंक कुछ है, मतलब एक खाली सी जगह है, तो ये किस पर्पस के लिए बनाई गई थी? एक्चुअली आज से 400 साल पहले जो दरिया रावी था तो बिल्कुल इस किले की दीवार के साथ साथ बहता था। ऐसे ही है। और इसी हमाम के बाहर जो थे वो वेल थे, जिन्हें बैलों के जरिए, ओक्स ड्राइव के जरिए वो वेल पानी, रिवर से पानी वेल में डाला जाता था और फिर पानी के 12 से ज्यादा फर्नेसेस मौजूद थे, भट्टे मौजूद थे, जिनमें कोयले के जरिए पानी को गर्म किया जाता था। तो जितना भी हमाम का गर्म पानी था वो ज़ेरे ज़मीन और दीवारों के जरिए हमाम को सप्लाई किया जाता था और यहाँ से भाप जो थी वो दीवारों से होते हुए हमाम के दूसरे स्टीम एरिया में फैल जाया करता। मतलब ये वो टेक्निक है आज से सदियों पुरानी, जिसके थ्रू जो है इस हमाम में गर्म पानी जो है वो मुहैया किया जाता था। सर्दियों की अगर मैं बात करूं खास तौर पे, तो इस हमाम में टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करते थे? एक तो पहले मैंने आपको जो मटेरियल के मुतालिक बताया है, उसी मटेरियल को मद्देनजर रखते हुए मुगलों की बनाई गई जितनी भी इमारतें हैं उनके तहखाने सर्दियों में इंतहाई गर्म होते हैं। जब आप नवंबर दिसंबर की शामों में आएंगे तो अंदर ऐसे महसूस होगा जैसे हीटर लगे हुए हैं, और जब आप गर्मियों में आएंगे, मई जून की गर्मियों में, तो ये ठंडे काफी ज्यादा रास्ते अंदर जाने के, तो अभी हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस हमाम में और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अच्छा हमजा, अगर हम इस हमाम के आर्किटेक्ट की बात करें तो क्या हमें इसमें मुगल तर्ज तामीर के अलावा किसी और साइड की झलक भी नजर आती है? बिल्कुल। एक तो हमें पर्शियन आर्किटेक्चर मिलेगा। उसकी वजह यह है कि सेकंड मुगल एम्पर हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खा के ईरान में चला गया। ठीक है। 1555 में जब हुमायूं ने अपनी सल्तनत, अपनी अंपायर वापस हासिल की, तब वो पर्शियन आर्किटेक्चर लेके आया सब कॉन्टिनेंट में और साथ पर्शियन लैंग्वेज भी लेके आया। ठीक है। उसके अलावा इस हमाम में पर्शियन आर्किटेक्चर और साथ में टर्किश आर्किटेक्चर हमें नजर आ रहा है। इस वक्त हम हमाम के दूसरे कमरे में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी और मेरे यहाँ पे आने का मकसद भी यही था। ये जो मेरे पीछे एक सुरंग नज़र आ रही है हमजा, मुझे ये बताएं कि एक तो ये सुरंग कहाँ तक जाती है और ये किस मकसद के लिए थी? मैंने आपको शुरू में बताया कि जितनी भी 21 बिल्डिंग्स है, मोनूमेंट्स है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जबकि ये वाली जो टनल है, ये नेक्स्ट जो पैविलियन है, अहाता जहांगीरी, मुगल बादशाह जहांगीर की ख्वाबगाह, ये वहाँ पे जाके असेस करती है। ठीक है। तो हंगामी सूरत हाल में, जंग की सूरत हाल में यही वो सीक्रेट पैसेज होते थे जो इस्तेमाल किए जाते थे। अच्छा, इस तरह की मजीद कितनी सुरंगें जो हैं वो इस हमाम के अंदर मौजूद हैं? इस हमाम के अंदर तो एक साथ वाले रूम में भी सुरंग है, लेकिन ओवरऑल अगर आप किले की बात करें तो काला बुर्ज जो है उसके नीचे 4 तहखाने हैं। अभी हमें तो सिर्फ एक रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन इस किले का जो काला बुर्ज है उसके नीचे 4 तहखाने हैं। अच्छा। जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी आप कह सकते हैं और उसके अलावा हॉन्टेड भी कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हमाम था इसमें पानी तो दरियाए रावी से आया करता था, लेकिन इसका जो ड्रेनेज का सिस्टम था वो किस तरह से काम करता था? इस ज़ेरे ज़मीन टनल्स बने होते थे जिसमें वेस्ट वाटर को आउट करवाया जाता था। और अभी कोविड में
वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने एक ड्रेनेज का प्रॉपर जो टनल था वो डिस्कवर किया जो 1 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये वो वाहिद हमाम है जिसको लाहौर फोर्ट के अंदर बनाया गया है। तो क्या लाहौर फोर्ट के अंदर होने की वजह से इस हमाम की अहमियत थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर हमाम? बिल्कुल, एक तो ये कि ये भी दरवाजे के साथ ही है, अकबरी दरवाजा इसके बिल्कुल पास है, उसके साथ ही हमाम है। अब जो बादशाह के एडवाइजर होते थे, जो बादशाह से मशावरत करने के लिए आते थे, या किसी और रियासत का बादशाह आता था तो उसने सफ़र में आया ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैमल्स, एलिफेंट, हॉर्सेस का इस्तेमाल किया, तो गर्दो गुबार होने की वजह से वो सबसे पहले यहाँ पे पड़ाव किया करते थे, बात लिया करते थे, आराम किया करते थे। प्रॉपर 180 रूम्स बने होते थे जिनमें वो प्रॉपर आराम करते थे, फिर बादशाह से मुलाकात की जाती थी। और इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज के 21 मोनूमेंट्स में से एक मोनूमेंट है जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हमजा फॉर योर टाइम। वर्स अकबरी हमाम मुगलिया तर्ज तामीर की अजमत का ना सिर्फ मजहर है बल्कि ये उस दौर की सकाफती और समाजी निज़ाम की भी अक्कासी करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगाज़ में जिस तरह से हमने बात की थी बदलते मौसम की, तो हमने कहा ज़रा डिटेल में आपको बताएं कि क्या क्या करना चाहिए आपको सर्दियों में, और ख़ास तौर पर जब आगाज़ होता है सर्दी का तो खुश्क और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह से अभी कुछ स्टार्ट हुई हैं, खुनकी हुई है हवा में, जिसकी वजह से सेहत के हवाले से जनाब बहुत सारे मसाइल पैदा होने लगते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंजा और गले के दर्द के साथ खांसी, और सीने में ठंड के साथ साथ दर्द के मसाइल सामने आते हैं। और ख़ासतौर पर जब ये स्मॉग का वेदर होता है लाहौर में स्पेशली, तो यहाँ पर जो है ना ये मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर्दियों में आमतौर पर एलर्जीज़ और मौसमी बीमारियों के जो मसाइल हैं वो भी बढ़ते हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में खुश्क मौसम में जिस्म में पानी की कमी की शिकायत पैदा होने लगती है। और फिर सर्द मौसम में हमें कौन कौन सी जो ग़िज़ाएँ हैं इस्तेमाल करनी चाहिए जिनसे हमारे जो पानी की कमी है वो दूर हो, और बदलते मौसम में बीमारियों से ख़ुद को कैसे महफूज रखना है, और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल सर्द मौसम में या तो तर्क कर देना चाहिए या फिर उनका इस्तेमाल कम कर दिया जाए, और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जिसका इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए, और कौन कौन से ऐसे मशरूबात हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब डिटेल्स हमने आप तक पहुंचानी है अभी, और माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर अकीला मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा अकीला कि इस वक्त आप क्या देखती हैं, मौसम की तब्दीली के साथ साथ सबसे पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर जो इनटेक आप पानी के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है वो गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं, तो इस मौसम में किस टेम्परेचर का इस्तेमाल करना चाहिए पानी के लिए और दीगर मशरूबात के लिए? बेसिकली हम गर्मियों की सर्दी में जब जा रहे होते हैं तो बॉडी टेम्परेचर भी एकदम से आपका जो आपको हुआ तो डाउन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर एकदम से हाई होता है, इन्वायरमेंट जो भी चेंज हो रहा था तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स को चेंज करना शुरू कर देती है। तो जब बॉडी टेम्परेचर चेंज होना शुरू होता है तो आपकी बॉडी को नीड होती है समथिंग वाटर्स की, फूड्स की एंड चेंजिंग की। तो आप उसी टाइम अपनी बॉडी को चेंज की तरफ लेकर फौरन नहीं जाना, एकदम से लेकर जाएंगे बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा। आप जैसे ठंडा पानी पीते थे आप नॉर्मल पानी की तरफ जाना शुरू करें, क्योंकि लोग पहले ठंडे जूसेस वगैरह ठंडा पानी इंटेक करने की वजह से स्टमक भी आपका पूरा डिस्टर्ब होता है। नॉर्मल पानी पियेंगे, पानी इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत फास्ट अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो होता है तो कहते हैं हमारा गर्मियों में वेट स्टक होता है, सर्दियों में वेट लूज होता है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर लोगों का मेटाबॉलिक रेट जो बहुत फास्ट हो जाता है, उसमें डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाता है उनका, इस वजह से। तो वेदर के साथ साथ अपनी डाइटिंग हैबिट्स जरूर चेंज करें। ठीक है, और अगर हम बात करें वेदर चेंज आपकी हेल्थ पर तो डेफिनेटली असरअंदाज होते हैं, जिस हम बात कर रहे हैं। तो अकेला फिर जो सर्दियों का मौसम है या फिर ये जो बदलता हुआ मौसम है, जो मुकम्मल तौर पर सर्दी अभी आई नहीं है, इसमें फ्लू वगैरह बहुत ज़्यादा आम हो जाता है, और ख़ासतौर पर लाहौर की स्मॉग जो है उसमें, तो कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करके इससे बचा जा सकता है, ये जो वायरल इन्फेक्शन है इनसे बचा जा सकता है? कौन कौन सी जो डाइट हम स्पेसिफिकली बात करें कि क्या डाइट जो है ऐसी हमें लेनी चाहिए, कौन से मशरूबात जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? यस, सबसे पहले ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर दें, ठंडा पानी जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कम कर दें जितना हो सके, और उसके बाद नॉर्मल घर का पानी सिंपल सा पिए, और उसके साथ साथ अपनी चाय का इंटेक आप नॉर्मल कर सकते हैं, ज्यादा इंटेक ना करें। 2 कप्स आप पूरे दिन में चाय एंड कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं,
जब आप चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं, सब पानी का भी इस्तेमाल अच्छा करें। जैसे कि आप सर्दियों में सबने नट्स वगैरह बहुत ज्यादा इंटेक करने हैं, जूस फ्रूट्स के जूस वगैरह इंटेक करना शुरू कर देंगे, सूप पीना शुरू कर देंगे। इसमें क्या होता है कि पानी की मिकदार थोड़ी सी कम कर देती है। हम लिक्विड तो ले रहे हैं, लिक्विड आप ले रहे हैं, लेकिन आप जो प्लेन वाटर है ना, जो प्लेन वाटर ही रहता है, जो आप पूरे दिन के अंदर 8 to 10 ग्लासेस पानी की बॉडी की नीड होती है एवरी बॉडी की, तो आप पानी का इंटेक जितना अच्छा करेंगे उतनी आपकी बॉडी रिफ्रेश होती रहेगी। एक गिलास जूस पी लिया तो पानी की अब कोई जरूरत नहीं रही। यस, ऐसा सोचते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट पानी की, प्लेन वाटर अपनी जगह पे होता है, जूसेस वगैरह, सूप वगैरह, ग्रीन टी, पिंक टी वगैरह अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन वो भी लिक्विड होती है। लेकिन पानी का इस्तेमाल बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ जो लोग नट्स अपनी डाइट में बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, तो नट्स से भी कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आपने नट्स नॉर्मल लेने, हैंड ऑफ नट्स ले सकते हैं, आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, आप कैरेट का जूस पी सकते हैं, एप्पल का जूस पी सकते हैं, जैसे ऑरेंज आने वाले ऑरेंज का जूस पिए अपनी डाइट के अंदर। अपनी डाइटरी हैबिट्स टोटल चेंज करना शुरू करें। आप पहले डिटॉक्स वाटर पीते थे ना, अब ग्रीन टी का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट की जरूरत हो जाती है। बिल्कुल। अकीला, आप ये बताइएगा कि एप्पल के जूस की आपने बात की, और अक्सर खुदा न खास्ता अगर किसी को डेंगू हो जाए तो एप्पल जूस का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़िअत पैदा करता है। कितना अमल दखल होता है इसका, और क्या मज़ीद ऐसे मशरूबात हैं या ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत बढ़ती है? मेरे पास डेंगू के बहुत केसेस आते हैं कि डेंगू हो गया, डाइट में क्या क्या चीजें इंटेक करें, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, उसके बाद कोई एनर्जी नहीं रहती। तो सबसे पहले तो जूसेस, अनार का जूस, एप्पल का जूस, बीटरूट का जूस, ये इनकी डाइट में ऐड करना शुरू करें। जूस जब बन जाए तो उसमें आधा ग्लास पानी, आधा जूस ऐड करके दें। उनको मतलब लिक्विड फॉर्म में ज्यादा दें ताकि डाइजेशन सिस्टम फास्ट हो सके। फिर उसके बाद आप उनको मीट का कोई भी कीमे की फॉर्म में मीट दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं, बीफ दे सकते हैं, ताकि उनके अंदर से एनर्जी मिले। क्योंकि जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है, डाइट आपको प्लस आपको ज्यादा करनी पड़ती है, उससे आप जल्दी रिकवर करते हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, ट्रीटमेंट चलता रहेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अंदर डिजीज आना भी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा डाइट पर फोकस किया जाता है कि डेंगू जब हो जाए तो आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें, लिक्विड डाइट को ले, सॉफ्ट डाइट को अवॉइड करना शुरू करें, मतलब कि चावल रोटी को अवॉइड करें। आप ले सकते हैं, कीमा वगैरह ले सकते हैं, ब्राउन रोटी ले सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी मिकदार आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होनी। अच्छा अकीला, कुछ लोग वर्जिश करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को अमूमन उनका हाजमा अच्छा होता है और मैदे के मसाइल भी नहीं होते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे मैं खुद कराची में था, अकेला रहता था, लोगों को बाहर से खाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आप बाहर से खाएंगे तो मैदा मसाइल का शिकार होगा ही। लेकिन कुछ लोग ये भी चूज़ करते हैं कि ख़ास उम्र के बाद वो खाना कम कर देते हैं, क्या वो भी बेनिफिशियल होता है या नहीं? एक्चुअली बाहर का खाना, हमारी जो कम्युनिटी है ना, वो 80% बाहर खाना खाते हैं, क्योंकि वो मतलब कहाँ से आए होते हैं, तो उनकी कोई सोर्स नहीं होता खाने का। क्योंकि मेरे पास क्लिनिक में ऑनलाइन पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमारे पास कोई सोर्स नहीं है इन खाने का, तो हम किस तरह खाना खाएं, घर का खाना तो हम खा नहीं सकते, हम बाहर होते हैं, सारा दिन हमारी रूटीन इस तरह की होती है। तो आप बाहर से फ्रूट जूस ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, साथ साथ आप पानी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी फ्रेश चीजें मिल सकती हैं बाहर से जो आप इजीली टेक कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने अर्ली मॉर्निंग ऑयली ही चीजें खानी है, आपने जब रात को बाहर जाना तो आपने ऑयली ही चीजें खानी है, डीप फ्राई आइटम ही खाने हैं। खाने से पहले आप सैलेड खा लें, पानी का इस्तेमाल कर लें, योगर्ट खा लें, फिर आप जो आपको चाहिए आप वो एग्जैक्टली ऐसे ही बैलेंस डाइट से ही आप महफूज रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम जरा लाइव चलते हैं। उस्मा बुखारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं कि जब मैंने मुख्तलिफ वो फुटेजेस देखे जिसमें वालिदैन बाहर पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े रुल रहे हैं और वो रो रहे हैं और उनको नहीं पता कि उनके बच्चों ने क्या क्या कर दिया है, जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ जलाई गई हैं, बिल्कुल 9 मई पार्ट 2 वाली लूटमार की गई है। वहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे जो हैं वो लैपटॉप लूट रहे हैं, वो डेस्कटॉप लूट रहे हैं, वो चीज़ें लूट रहे हैं, फिर वो खुश हो रहे हैं जैसे बहुत बड़ा एडवेंचर किया है। ये क्या सिखा दिया हमने अपने मुल्क के यूथ को, ये हमने क्या हाल कर दिया इस मुल्क का। और अभी भी वो जो एक तहरीके फसाद पार्टी है जो आज मासूम बनने की कोशिश करी है, बाकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उनके फेसबुक हैंडल से कॉल्स दी गई हैं कि तलबा आप शामिल हों, हम आपके साथ हैं। और अब तो वो भी जो अपने आप को साफ़ी में कह रहे हैं बगावत फ़र्ज़ हो गई है, जो अपने मुल्क के ऊपर बगावत को फ़र्ज़ करार दे रहे हैं, उनको ना पूछा जाए, उनको ना देखा जाए, इस मुल्क को आग लगने दें।
और ये जो बच्चे जो हैं ये हम सबके बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर हैं, लेकिन इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, जो टीचर्स हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। इन बच्चों को ग्लोरीफाई करके इनको हीरो बना के मुल्क को आग लगाने की इजाज़त ना दें। कोई भी सबूत अगर किसी का इस वाक़े के हवाले से है, कल भी परसों भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा, रोज़ हम गुजारिश कर रहे हैं, कोई किसी के पास सबूत है हम बिल्कुल उसको देखने के लिए तैयार हैं। बट अगर वाक़या नहीं हुआ तो उस वाक़े को बुनियाद बनाकर बांग्लादेश को मॉडल को जो है वो पाकिस्तान में नाफिज करके पाकिस्तान में आग लगाने की और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको ख़राब करने की जो कोशिश है उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व हो, किसी सहाफ़ी को, किसी सियासतदान को, किसी वकील को, किसी स्टूडेंट को ये लाइसेंस नहीं है कि वो मुल्क के अंदर अमनो अमान को ख़राब करे, बगावत की कॉलें दे और जो है वो लोगों को उकसाए रियासत के ख़िलाफ़। और अगर कोई ये वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और चैंपियन से जिन्होंने एशिया ओपन कैरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी ताइक्वांडो फाइटर शाहजेब खान की एशिया ओपन कैरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कारकर्दगी इंतहाई मुतासिरकुन रही। सेमीफाइनल और फाइनल में उनका सफर उनके अज़्म की मिसाल है और ख़ास तौर पर तीसरे राउंड में जहां उन्होंने 0 के मुकाबले में 18 पॉइंट से मुकाबले को यकतरफा बनाते हुए फतह हासिल की। ये फतह न सिर्फ शाहजेब के लिए फ़ख्र की बात है जी, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये एजाज़ की बात है क्योंकि इस इवेंट में पाकिस्तान का पहला सोने का तमगा है। शाहजेब इससे कबल ईरान में होने वाली 33वीं फजर ओपन में भी चांदी का तमगा हासिल कर चुके हैं। इस हवाले से शाहजेब से ही बात कर लेते हैं। शाहजेब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना कितना बड़ा एजाज़ है आपके लिए, कैसे जज्बात है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त नवाजी मुझे और आज मैं खुश हूँ क्योंकि परसों जो मैंने मेडल लिया है उसकी वजह से और फीलिंग अच्छी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ गोल्ड मेडल हासिल करके। अरे खुश हैं आप, हम भी बहुत खुश हैं, बल्कि हमें फ़ख्र बड़ा महसूस होता है जब इस तरह से हमारा कोई एथलीट, हमारा कोई प्लेयर परफॉर्म करता है और गोल्ड लेकर आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शाहजेब, हाउ ओल्ड आर यू और अपने जो हरीफ हैं उनकी धुलाई करने के अलावा आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं? जी बिल्कुल, मैं एज मेरी है इस टाइम 25 है और स्टडी में BS कर रहा हूँ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स साइंस, और साथ गेम भी चल रही है मेरी। अच्छा, तो तीसरे राउंड में कंटिन्यू है। तीसरे राउंड में आपने हरीफ को बड़ी बदतरीन शिकस्त दी है, कैसा मुकाबला था? गुस्सा प्लेयर पर था या हरीफ कमजोर था? असल में गुस्सा तो मुझे हरीफ पे, खैर फाइट में तो गुस्सा होता ही है, लेकिन ये है कि गुस्सा मुझे जो सेंटर रेफरी था उस पे था और बाकी जो सब एक तरफ हो जाते हैं। ज़ाहिर है हम जिस मुल्क में खेलने जाते हैं तो वो पूरी एक हजूम जो है ना उनकी आई हुई होती है और साइड भी ज्यादा उनको देते हैं, तो उस वजह से फिर ये था कि थोड़ी सी मेरे साथ नाइंसाफी होने लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने मौका नहीं दिया और अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने फिर गेम जो है ना पूरे वन साइड जीती अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, बिल्कुल हमने देखा। जब फाइनल में पहले राउंड में कुछ हुआ था, फिर उसके बाद आपने कमबैक कैसे किया, जरा ये स्टोरी भी बताएं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जो सेंटर रेफरी होता है तो वो ज़रा जो मेरी फाइट थी फिलिपीन के साथ तो वो उसका साइड ज़्यादा पकड़ रहा था। असल में ये होता है फेवरेटिज्म भी होती है एक चीज़, जैसे कि वो उसके कोच का दोस्त है तो वो थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन फर्स्ट राउंड लूज करने के बाद मैंने हार नहीं मानी और बाकी जो 2 राउंड थे फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जम की जो ना धुलाई लगाई उसकी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कमबैक किया, क्या फाइनल में कोई एक ऐसा लम्हा भी था जिसके लिए आपको एहसास हुआ हो कि आप ये फाइट हार भी सकते हैं या फिर पूरी उम्मीद ही थे? नहीं, मैं जब से आया था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं यहाँ पे हम आए पहुंचे तब शुरू से, बल्कि मैं जब ट्रेनिंग में भी होते हम, मतलब मैं ट्रेनिंग में था तब से मैं एक ही चीज़ सोचा था कि सेकंड प्लेस एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे फर्स्ट ही करना है, इंशाल्लाह फर्स्ट के लिए लड़ूंगा। और यहाँ पे जब से आया हूँ मैं स्टिल मोटिवेटेड ही था और ये एक चीज़ थी कि नहीं, सेकंड प्लेस जो है ना एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे गोल्ड लेकर जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड भी हुआ
और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मैंने अपने नाम किया। बेस्ट एथलीट अवार्ड भी मिला मुझे। वाह वाह वाह, हमें बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। शाहजेब, अच्छा बताएं कि इवेंट की ही हम बात करें स्पेसिफिकली, इस इवेंट में सबसे मुश्किल आपका जो ओपोनेंट था वो कौन सा था? मेरी जो है ना, मुश्किल तो खैर सारे ही होते हैं एक से, क्योंकि मेरी 5 फाइटें हुई थी। अच्छा। और जो टफ जो फाइट्स हमारी होती है, जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल, क्योंकि अगर 41 एथलीट्स होते हैं तो उनमें से जो एक सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचते हैं, तो वो ज़ाहिर है कोई ना कोई चीज़ होती है उसमें, टेक्निक के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। तो ये मेरे लिए सेमीफाइनल फाइनल मेरा काफ़ी टफ गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा जो है ना उसमें था, कॉन्फिडेंस में था कि नहीं, मैंने मेडल लेना है और वो भी गोल्ड चैंपियन बन के जाना है। जबरदस्त। और आप गोल्ड मेडल वापस वतन लेकर आ रहे हैं, फेडरेशन की जानिब से आपको कितनी सपोर्ट मिली है? और आप ये बताइएगा कि जीत के बाद सबसे पहला पैगाम आपको पाकिस्तान से किसकी जानिब से आया? जी बिल्कुल, फेडरेशन के सपोर्ट हमारे साथ है हमेशा से। और जीत की पैगाम की बात तो एक हमारे जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है वसीम, उनकी कॉल आई थी मुझे, उन्होंने मुबारकबाद दी मुझे। और हमारे जो CEO है उमर साहब, वो हमारे साथ ही है, वो तो हर इवेंट पे हमें सपोर्ट करते रहते हैं। और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं मुझे कोई ऐसी जो है ना, या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से कोई फिलहाल मुझे ना कॉल आई है, ना किसी ने मुबारकबाद दी। अरे ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात होती है। चले नहीं, हम एक्सप्रेसो की तरफ से, हाँ जी, हाँ, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें बड़ा फख्र है, पूरी कौम को आप जैसे प्लेयर्स पर बड़ा फख्र होता है। अच्छा मुझे बताएं, इस स्पेसिफिकली चैंपियनशिप की तो हमने बात की, आगाज़ आपने कब से किया प्रोफेशनली? कब से ताइक्वांडो आप खेल रहे हैं और किस तरह का था ये सफ़र, कितने चैलेंजेस सामने आए? आगाज़ मैंने अपने स्कूल से किया। मैं काफ़ी छोटा था जब मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया, मतलब ट्रायल्स हुए हमारे, और जूनियर चैंपियन भी बना मैं एशिया उसमें, सॉरी नेशनल में 3 टाइम। फिर उसके बाद मैं सीनियर के लिए सिलेक्शन हुई मेरी नेशनल कैंप में। फिर नेशनल टीम में जो है ना आते आते अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2015 से हूँ नेशनल टीम में, 16 से। जबरदस्त। तो ये बताइएगा शाहजेब, अमूमन गेम्स का इंतखाब करते हुए लोग बड़े पिकी और चूजी होते हैं, तो आपने ताइक्वांडो का इंतखाब किस तरह से किया? क्योंकि अमूमन ये होता है कि खेल तो हम बहुत से खेलते हैं बचपन में, पर उसको परसू नहीं करते इस तरह से। ये मैंने इस तरह किया क्योंकि मैं बेसिक मैं बलूचिस्तान से हूँ, कोयटा से ताल्लुक रखता हूँ। तो हमारे अंदर ये एक चीज होती है कि लड़ने वाला जज्बा जो है ना, मेरे ख्याल से ये हमारे अंदर, हमारे जीन्स में ही है। तो मुझे ये था कि बचपन से मूवीज वगैरह देखता था और अपने दोस्तों को देखता था, वो जाते थे ताइक्वांडो या कराटे इस तरह खेलने, लेकिन मुझे शौक था। तो फिर मैं गया एक दिन स्कूल में, हमारे डॉक्टर ईसा साहब काकड़ साहब है, डॉक्टर ईसा काकड़, वो मेरे बेसिक टीचर थे। तो वो एक दफा डेमो करा रहे थे स्कूल में, तो मुझे काफी शौक था, मूवीज वगैरह भी देखता था मैं, तो मैंने भी फिर ज्वाइन कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मेरी ये जर्नी चली है। और तब से ये सफर आपका चल रहा है। अच्छा शाहजेब, ये भी बताएं कि इस सारे सफर में फैमिली कितनी सपोर्ट आपको हासिल रही, और जिस तरह से आपने बताया कि आप बहुत छोटी एज से कर रहे हैं, तो स्टडी के साथ साथ ट्रेनिंग को कैसे मैनेज करते हैं? टाइम मैनेज करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी तो ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग तो इसकी टफ होती है। और फैमिली के हवाले से देखा जाए, सबसे पहले जो बड़ी सपोर्ट है वो मेरी वाइफ की है मेरे साथ। वो हर उस पे जो है ना, जहाँ मैं डीमोटिवेट होता हूँ, जहाँ मैं नीचे जाने लगता हूँ, तो वो मुझे सपोर्ट करती है, मुझे मोटिवेट करती है कि नहीं, ये जो है ना आपने करना है। और वो है कि मेरी वो सबसे बड़ी सपोर्ट हो। ये फिर मेरी माँ बाप की दुआ है मेरे साथ, फैमिलीज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज को अचीव कर लेता हूँ। बिल्कुल शाहजेब, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर लोग अक्सर अपने माँ बाप को ही इसका क्रेडिट देते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो अपने पार्टनर्स को भी इस चीज़ का क्रेडिट दे रहे होते हैं कि उनकी कामयाबी में उनका भी कोई हिस्सा बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। ये क्रेडिट, सॉरी मैं आप लोग की बात कर, क्रेडिट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी जो मिसेज है वो भी ताइक्वांडो एथलीट ही थी। तो जी इस वजह से तो मेरे लिए ये कि वो एक
मोटिवेशन पे वो समझिए कि मेरी एक मोटिवेशन है वो। तो शादेब उनके बारे में बताया ना कि वो कितने मेडल्स जीत चुकी हैं। कि घर में तो प्रैक्टिस नहीं करते आप कभी कभी कर लेते हैं। वो साउथ एशियन 2 दफा वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी है। मैं साउथ एशियन चैंपियन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेडलिस्ट है ब्रॉन्ज 2 दफा। और ये है कि मेरे लिए एक अच्छी चीज है कि मुझे वहाँ से एक सपोर्ट मिलती है, फिर माँ बाप की दुआएं साथ चलती है बेशक, वो तो उसमें कोई शक नहीं। ठीक है जी। अच्छा शादेब, अभी हमें पता चला कि शो के बाद आपकी पाकिस्तान के लिए फ्लाइट है, क्या उम्मीद है दिल में, कितने पुरजोश है वतन वापस आने के लिए, और आपके बहुत सारे फैंस हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं खुशी तो काफ़ी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस टाइम एक तो मैं अपना जो गोल्ड मेडल है जीता है मैंने वो लेके जा रहा हूँ, साथ में अपना बेस्ट एथलीट अवार्ड लेके जा रहा हूँ। खुशी मुझे यही है और उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे आएंगे लोग वहाँ रिसीव करने, और जज्बे के साथ उम्मीद तो यही है मेरी। अब आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल शाहजेब, आप वापस वतन लौटे, हम बहुत खुश हैं। आप एक गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, हमारा सर बुलंद किया है आपने पूरी दुनिया में, और आप जैसे खिलाड़ियों की हमें बहुत ज़रूरत है। वेलकम बैक जी आयनू, और यूं ही गोल्ड मेडल ये जीतते रहें। हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुल्तान टेस्ट की बात करते हैं। काफी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है, पाकिस्तान के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है मैच, और इस वक्त छठी विकेट भी गिर गई है स्मिथ की, और नोमान अली की गेंद पर ये कैच पकड़ा है शानसूर ने। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से पाकिस्तान ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है इंग्लैंड टीम को, इंग्लिश टीम को, और जो कप्तान है वो बेन स्टोक्स इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। ये खतरनाक विकेट है जिसकी जरूरत होगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का कोई भरोसा नहीं, कब ये परफॉर्म करें कब ना करें कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए जरूरी है कि स्टोक्स की विकेट भी हासिल की जाए जल्द से जल्द, क्योंकि उसके बाद शायद जल्दी मैच खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि दो बॉलर्स हमारे पास परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, दोनों के दोनों को इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। साजिद खान भी कि इनको अगले उसमें मैच में हम खिला ही ना पाए, क्योंकि सारे ओवर्स आप इन्हीं से कराए जा रहे हैं। थोड़ा सा ख्याल करें, नुमान और साजिद को भी एग्जॉस्ट कर देंगे। तो आपने तीसरा टेस्ट नहीं खेलना क्या? आप उनको भी देखें, साजिद और नुमान से बॉलिंग कराते चले जा रहे हैं, लेकिन आप कारकर्दगी भी देखें। और तीसरा टेस्ट होना भी पिंडी स्टेडियम में है। ये वाली सारी जो कि इनको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल गए। जनाब एक और आउट हो गया जी, जो अली अभी जिक्र ही कर रहे थे, 7वां प्लेयर भी आउट हो गया है, और कहीं ना कहीं अब हमें उम्मीद जाग रही है कि भाई हम पता के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आज से एक हमने लगा लिया जी, रिव्यू ले लिया गया। अभी देखते हैं कि क्या बनता है। वी होप कि आउट ही हो, और हम ये खुशखबरी जो है वो अनाउंस करते हुए ही अपने शो से जाए, 7 विकेटें हो जाएं, और फिर जनाब जो इस वक्त की हाँ उसको देखते हुए तो लग रहा है कि जो हमारी रूठी हुई फतह थी उसे हमने कहीं ना कहीं मना लिया, और कहीं ना कहीं वापस हम जीत की तरफ जा रहे हैं। तो जनाब ये सारी सूरत हाल थी हमारे मैच की। आगे आगे जो भी अपडेट्स होती जाएंगी वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आपको पता है कि आज जुम्मा है और हम आपको दिखाते हैं अपने फ्लैगशिप शो कारवां सराय की कुछ झलकियां, जिसके होस्ट हैं मुस्तनसर हुसैन ताडर साहब। तो देखते हैं इस बार के कारवां सराय में क्या गुफ्तगू हो रही है। भी जो कारवां सराय है वो आपको ख्वाबों तक ले जाएगी, ऐसे ख्वाब जो हकीकत नहीं बन सके। मैं तज़किरा करूँगा 1955 का, पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज उसका पर्टिकुलर एक रेफरेंस है जिसकी वजह से कर रहा हूँ कि 1955 में गवर्नमेंट कॉलेज की जो हाइकिंग टीम थी, पाकिस्तान में पहली हाइकिंग टीम थी, बाद में हमें कलर भी मिले माउंटेनियरिंग के। तो हम पहुँचे रत्ती गली पीक पे। उस वक्त रत्ती गली बिल्कुल बर्फ़पोश थी, ऑलमोस्ट घुटनों तक बर्फ़ आती थी, और जुलाई का महीना था और बर्फ़बारी हो रही थी और धुंध थी, कुछ वाज़े नज़र नहीं आ रहा था। आज जिस शख्सियत को मैंने यहाँ मदऊ किया है, रईस इनकलाबी हैं, ये कह लीजिए कि रखवाले हैं उस झील के और उसका ख्याल रखते हैं। इस हिसाब से मेरे मोहसिन है, इनके साथ है नौजवान को नवर्द है फ़ाद अयूब। फ़ाद अयूब अभी इन्होंने शुरू किया है, अभी जुनून का आगाज़ है, और हमने इनको इसलिए प्रोग्राम में बुलाया है कि इनकी जुनून खेजी को महवीज़ के साथ जा सके, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आइंदा ये एक बड़े कोपैमा साबित होंगे। कि एक तो आप अलाउ नहीं करते कि कोई शख्स झील के गिर्द खैमा लगाए, उससे दूर। तो इसकी क्या वजह है, आपने क्यों मतलब कि इस किस्म का बंदोबस्त किया हुआ है?
सर इसको सैफुल मुलूक नहीं बनाना चाहते हम। हाँ। तो यहाँ पे गंदगी ना हो। हाँ। मेन चीज़ तो यही है कि हम एक माह में 3 बार जाते हैं उसकी सफाई करने के लिए। आपने टाइगर पीक की थी। जी सर। वो बहुत ज़्यादा मामूली, मतलब गैर मामूली तो नहीं है, लेकिन आई थिंक वो जुनूखेज़ी की जो होती है आगाज़ होता है उसके लिए बहुत मुनासिब है। तो क्या मुश्किलात पेश आई, क्या हुआ वहाँ? उसमें सर टाइगर पीक के हवाले से ये है कि अच्छा उसकी शक्ल जो है बिल्कुल वो केटू की तरह। ये बताने लगा था कि उसे मिनी केटू कहा जाता है उर्फ आम में। उसकी वजह यह है कि वो केटू से मुशाबहत रखती है काफी हद तक, और अगर आप वो वैली देखें जलखट से लेकर के बेसल तक, थ्रू आउट उस वैली पे वो छाई हुई है इस तरीके से कि आंखों को एक बहुत ही ताबनाक मंजर पेश करती है। अच्छा आप भी बाद में उसका राइटअप लिखते हैं और जाहिर है कि आपके वालिद अयूब साहब बहुत बाकमाल शायर थे। मेरा ख्याल है कि आपने उनसे कुछ नहीं सीखा। कारवां सराय देखना ना भूलिएगा इतवार की रात 8:05 पर, और हम आपको अब मैच के साथ छोड़े जाते हैं। उम्मीद है कि जल्द खत्म कर लेंगे, मैच जीत जाएंगे। जी हाँ, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो जरूर देखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पीर को, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।